हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात करते हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के बारे में। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के बारे में बात करेंगे। इसके अध्ययन के लिए अपन को एक कांच की स्लेब चाहिए। कांच के स्लेब को एक हिस्सा अपने पास गोलीय होना चाहिए। तो ये आपके पास में कांच की स्लेब है, इसका जो आगे वाला हिस्सा है हमारा ये गोलीय है अपने पास में। स्फेरिकल शेप में अपन लेंगे। ये इसका अपने पास में द्वारक मान लो, द्वारक का ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु अपने पास में यहाँ पे है, तो ये अपन एक मुख्य अक्ष बना देंगे यहाँ पे। तो ये जो है ये लाइन अपने पास मुख्य अक्ष को शो कर रही है। यहां अपन इस बिंदु को P नाम दे देंगे। यहां पे अपन रखते हैं वस्तु को, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसको नाम देते हैं अपन O देते हैं बेटा। यहां अपन बात करेंगे बेटा, देखो बाहर अंदर माध्यम अलग है, बाहर माध्यम अलग है। माना अंदर ये ग्लास या कांच का बना हुआ है, तो बाहर वाला जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक अपन μ1 मानते हैं, अंदर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक अपन μ2 मानते हैं। दोनों माध्यम अलग अलग है, इसलिए दोनों के जो अपवर्तनांक है वो आपको अलग अलग मानने पड़ेंगे। यहाँ पे यहां से अपन एक काम करेंगे, यहां से कोई प्रकाश किरण चलती है, माना ये प्रकाश से स्रोत मान लो, या प्रकाश यहां से वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, यहां से प्रकाश किरण चलेगी, तो ये प्रकाश किरण अपनी यहां से चलती है। ये प्रकाश किरण चलती हुई गोलीय पृष्ठ पर जाके टकराती है अपने पास में। अब ये प्रकाश किरण चलती हुई गोलीय पृष्ठ पर जाएगी, तो देखो यहां पहले जो बाहर है माध्यम वो अपवर्तनांक μ1 है, अंदर माध्यम μ2 है। तो यहां से जब वो प्रकाश किरण कांच की तरफ जा रही है, तो यहां से वहां तक उसके रास्ते में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो ग्लास कांच के अंदर प्रवेश करेगी, तो उसका माध्यम चेंज हो गया। माध्यम चेंज होने पर उसका, आपको पता है प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है। कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण हमेशा या तो अपने रास्ते से विचलित होती है। यदि प्रकाश किरण विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकती है, और सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अपन बात करें विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर आती है। तो यहाँ जो माध्यम है अंदर माना सघन है, बाहर विरल है, तो विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। तो हमें क्या करना है कि इस गोलीय पृष्ठ के इस बिंदु पर अभिलंब बनाना है। अभिलंब बनाने के लिए एक तरीका है कि अपन एक काम करते हैं कि ये जो आपके पास गोलीय सरफेस है, इस गोलीय सरफेस को अपन पूरा बनाएंगे। पूरा बनाने पर अपने पास में कहीं ना कहीं इस गोलीय सरफेस का एक केंद्र मिलेगा। तो माना यहां पे अपने को इस गोलीय पृष्ठ का सेंटर मिलेगा, केंद्र मिलेगा। ये अपन सी मानते हैं। तो इस गोलीय पृष्ठ के इस बिंदु पे अभिलंब बनाने का एक ही तरीका है कि इन दोनों बिंदु को मिला दो आप। जब इन दोनों बिंदु को इस प्रकार से मिलाते हैं, तो आपकी ये जो लाइन है वो इस गोलीय पृष्ठ के इस बिंदु पर अभिलंब का काम करती है। याद रहे, किसी भी गोलीय सरफेस, ये आपके पास गोलीय सरफेस है, पृष्ठ है, एक गोलीय सरफेस है, इसका ये तो केंद्र है, इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींच के अभिलंब डालते हैं तो हमेशा कहां से गुजरता है बेटा? केंद्र से गुजरता है। स्पर्श रेखा खींच के अभिलंब डालते हैं तो हमेशा केंद्र से गुजरता है। इसलिए अपन इसी नियम को फॉलो करते हुए अपन जब यहाँ पे इस बिंदु पे अभिलंब बनाएंगे, तो यहाँ पे अपन इन दोनों बिंदु को मिलाते हैं, तो ये लाइन अपने पास में अभिलंब का काम करेगी, नॉर्मल का काम करेगी। अब यहां से जब ये प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब, देखो ये अंदर अभिलंब है, नॉर्मल है, तो ये प्रकाश किरण सीधी नहीं जाकर के इस नॉर्मल की तरफ आएगी। तो आपकी ये प्रकाश किरण ये नॉर्मल की तरफ आके यहाँ पे प्रकाश किरण आके मिलती है। तो यहाँ आपका बन के ये जो है पॉइंट, ये कहलाता है इमेज या प्रतिबिंब कहलाता है। इसलिए इसको नाम देंगे अपन O, ये सेंटर C, ये आपके पास इमेज I हो गया। ठीक है, एक अपन क्या करेंगे, यहां से एक नॉर्मल, एक अभिलंब इसी मुख्य अक्ष के पर डालते हैं। तो ये जो लाइन है ये अभिलंब को दर्शा रही है, और इस पॉइंट को नाम देंगे अपन M, इसको नाम देंगे अपन N। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको, चूंकि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए डायग्राम वेरी मोस्ट है। यदि डायग्राम आपको समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन होते ही आपकी सोल्व हो जाएगी। तो डायग्राम आपका वेरी मोस्ट है। डायग्राम में कौन सी प्रकाश किरण आ रही है, कौन सी प्रकाश किरण कहां पे जा रही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये अभिलंब है, नॉर्मल है, उसको भी आपतित और अपवर्तित किरण में मान लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे ये आपतित किरण है, ये आपकी अपवर्तित किरण है, ये आपकी आपतित किरण है, और ये आपकी अपवर्तित किरण है। ठीक है, और यहां पे जो ये एंगल बना है, इस एंगल को अपन नाम देंगे बेटा, इस एंगल को नाम दे रखा है यहाँ पे अल्फा, इसको अपन नाम दे देंगे बीटा, और यहां जो एंगल बनेगा उसको नाम देंगे अपन गामा। देखो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपतित प्रकाश किरण है वो अभिलंब के साथ में, ये आपतित प्रकाश किरण है, अभिलंब के साथ में ये जो एंगल बनाएगी, इस एंगल को अपन लेते हैं बेटा I। और अपवर्तित जो प्रकाश किरण है,
अपवर्तित प्रकाश किरण फिर से अंदर जो अभिलंब है उसके साथ एंगल बनाएगी, उस एंगल को अपन लेते हैं आर। तो ये एंगल है वो आई है, ये एंगल आपका आर है, ये एंगल है वो आपका एल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। इस प्रकार से जो भी 4 या 5 एंगल्स यहाँ पे बनते हैं ये आपको बना लेने हैं। और ये एंगल जो बनेगा यहाँ पे नॉर्मल डाला तो आपका एंगल ये 90 बनेगा। जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन सिंपल है। फिर मैं कह रहा हूं डायग्राम समझ में आने पर कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, डायग्राम वेरी मोस्ट है। यहाँ पे डायग्राम समझ में आ गया, कैलकुलेशन सब तो हो जाएगा आपकी। यहां पे आपने नामकरण जो भी देना है यहाँ पे वो नाम दिया। नामकरण देने के बाद में अपन पहले क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के लिए अपने पास में स्नेल का नियम वेरी मोस्ट है। स्नेल के नियम से अपन प्रकाश के अपवर्तन के नियम की घटना को अपन समझ सकते हैं। तो यहां लिखते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू टू अपॉन में म्यू वन। ये किसका नियम है, स्नेल का नियम है। और आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा, अल्फ एंगल के लिए, अल्फ कोण के लिए, अल्फ कोण के लिए जो साइन थीटा होता है वो अप्रोक्सीमेट थीटा के इक्वल होता है। इसी प्रकार अपन साइन जो आई है, आई भी यहाँ पे एंगल है, तो साइन आई भी अप्रोक्सीमेट आपके आई के इक्वल होगा और साइन आर भी अप्रोक्सीमेट आपका आर के इक्वल होगा। तो अपन यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन आई अपने पास आई के इक्वल हो गया, साइन आर आई के इक्वल हो गया, ये आपका पास हो गया म्यू टू अपॉन में म्यू वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो गया आई वन इंटू म्यू वन, सॉरी आई इंटू म्यू वन, और ये हो गया आपका आर इंटू म्यू टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्राप्त कर लिया यहाँ पे। अब समीकरण 1 को यहाँ पे रहने देंगे। अब समीकरण 1 में अपन देखते हैं कि समीकरण 1 में अपने पास एंगल आई और एंगल आर, एंगल आई कहां बढ़ रहा है, एंगल आई यहां पे बढ़ रहा है, एंगल आर यहां पे बढ़ा है। समीकरण 1 के लिए अपन डायग्राम की सहायता से समीकरण 1 के लिए अपन आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कहां से, अपन डायग्राम से। तो डायग्राम के पास चलते हैं फिर से। तो अपन 2 ट्राइंगल यूज लेते हैं यहाँ पे बेटा। यहां पे आपके पास में ट्राइंगल एक, तो ये जो ट्राइंगल है ये देखना, ये ट्राइंगल OMC, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये जो एंगल वो अल्फा है, ये जो एंगल वो गामा है, और ये जो एंगल वो क्या आपका आई है। इसी प्रकार से ये आपका ट्राइंगल यहां बनाए तो ऐसा कुछ बन रहा है। इस लाइन को अपन सीधी, देखो ये लाइन बिल्कुल सीधी है, नॉर्मल का काम कर रही है। सीधी बाहर लेते हैं तो आपका ये एंगल यहाँ पे आई बना हुआ है, ये एंगल आपका अल्फा बना हुआ है, ये एंगल आपका गामा बना हुआ है। तो इस प्रकार से त्रिभुज में एक नियम चलता है बेटा। त्रिभुज में नियम क्या चलता है कि अंतःकोण का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे अंतःकोण कौन सा, अल्फा प्लस गामा, ये किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। तो अपन लिख देंगे बेटा त्रिभुजे, यहां पे एक लाइन ये भी लिख सकते हो कि आई व आर का मान ज्ञात करने पर, यहां पे लेंगे अपन त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे बेटा, OMC, त्रिभुज OMC से। OMC से क्या करोगे आप, ये अल्फा एंगल है प्लस गामा एंगल है, ये किसके इक्वल होगा अपने पास में, आई के इक्वल होगा। यहां आप इसको आप आई इक्वल ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा। इक्वेशन नंबर आपकी होगी सेकंड बेटा। तो कुछ बच्चे जो गामा को ऐसे भी लिखते हैं, कुछ गामा को ऐसे भी लिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। जो भी है नोटेशन आप इस प्रकार से दे सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन को मिल चुकी है। अब अपन त्रिभुज फिर से काम लेते हैं। यहाँ जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, इनमें से ये MCI, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को अपन यूज लेते हैं। इस ट्राइंगल का अपन यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये आपका ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है, ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा। ये एंगल है वो आपका बीटा है, ये जो एंगल है वो आपका आर है, और इसको अपन सीधा खींचते हैं तो ये एंगल जो बनेगा सीधा खींचने पर ये एंगल आपका बनता गामा। फिर से अपन बात करें त्रिभुज के अंदर अपने पास ये दोनों इंटरनल एंगल है और ये अपने पास एक्सटर्नल है, तो अपने पास दोनों अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो फिर से अपन बात करते हैं किसके बेटा, त्रिभुज MCI, त्रिभुज MCI से। यहां त्रिभुज MCI से अपन बात करेंगे तो आपका जो एंगल बनेगा ये आपका जो आर प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होगा बेटा, गामा के बराबर। हमें यहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो आर बराबर हो गया गामा प्लस गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर इसको अपन देते हैं बेटा थर्ड। इक्वेशन नंबर सेकंड से आई की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, इक्वेशन नंबर थर्ड से आर की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। सेकंड और थर्ड को अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहां और यहां पुट करते हैं। तो यहां लिखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड, इन इक्वेशन नंबर
थर्ड। तो यहाँ आई की वैल्यू पुट करोगे तो आई की वैल्यू कितनी बेटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस गामा इंटू म्यू वन इक्वल आर की वैल्यू कितनी है अपने पास में, गामा माइनस बीटा इक्वल अपने पास में यहाँ पे बेटा म्यू टू है। यहाँ इसको अपन अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ये जो इक्वेशन आपकी है, इस इक्वेशन को अपन देते हैं फोर्थ इक्वेशन, इस इक्वेशन को अपन देते हैं फोर्थ इक्वेशन। इतना करके अपन छोड़ते हैं। तो पहले हमने स्नेल का नियम काम लिया, स्नेल के नियम से जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेके आए, फिर ये जो ट्राइंगल्स यहाँ पे दे रखे हैं उनको यूज करके अपन दोनों समीकरण 2 और 3 लेकर के इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके इक्वेशन नंबर फोर्थ अपन लेके आए हैं। अब इक्वेशन फोर्थ में अपन क्या करना है कि यहाँ पे अल्फा बीटा और ये गामा जो वैल्यू है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये वैल्यू फाइंड आउट कहाँ से करनी है, आपको डायग्राम में देखिए फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अपन है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर से अपन डायग्राम का यूज लेते हैं। नाउ अल्फा बीटा गामा के मान ज्ञात करने पर, ठीक है, अल्फा बीटा के मान ज्ञात करोगे तो अल्फा बीटा के लिए एक काम करना, यहां पे देखो आप 3 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं अपने पास, 3 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। ये जो त्रिभुज है वो भी कैसा आपका, देखो ये त्रिभुज ये जो दिख रहा है ये कैसा है, समकोण है। ये जो त्रिभुज है वो भी कैसा है, समकोण है। ये जो त्रिभुज बन रहा है ये भी कैसा है बेटा, समकोण है। बोल तो राइट ट्राइंगल्स अपने पास में है। राइट में इस त्रिभुज के अंदर भी ये कोण 90 डिग्री है, इस त्रिभुज के अंदर भी ये जो कोण 90 डिग्री है, इस त्रिभुज के अंदर भी ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो अपन तीनों ट्राइंगल्स की यूज लेके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अपन तीनों ट्राइंगल्स की बात करें इनमें, तो आपकी जो ये जो लाइन है ये m इंटू एम जो n एम एन जो लाइन अपने पास में ये कॉमन उभयनिष्ठ है तीनों त्रिभुजों में, इसलिए अपन एक ही जो लाइन कॉमन लाइन लेते हैं अपने पास में, एक तो एम एन लेते हैं साथ के अंदर इसकी बात करेंगे। तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए पहले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ओ एम एन, त्रिभुज ओ एम एन से, त्रिभुज ओ एम एन से, इसमें देखो ये जो अल्फा है तो अल्फा के सामने क्या बनेगा, ये बनेगा आपका लंब बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। ये कितना है आपका 90, 90 के सामने ये जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, कर्ण बनेगी, बोले तो हाइपोटेन्यूज बनेगी, एच बनेगी। और ये जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, बेस बनेगी, बोले तो आधार बनेगी। क्या बनेगी बेटा, आधार बनेगी यहाँ पे। तो अपन त्रिभुज बात करें OMN से, तो त्रिभुज OMN से अपन बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बात करेंगे, यहाँ पे tan अल्फा लेते हैं, tan क्यों लेते हैं, क्योंकि ये लाइन आपको ये लाइन है ना, यहाँ से यहाँ बात करें अपन, देखो ये आपके पास कौन है बेटा, वस्तु है, यहाँ पे ये कौन आपका प्रतिबिंब है। तो यहाँ इसके जो अपने पास में दूरों है, दूरों से अपन ये जो डिस्टेंस लेते हैं ये डिस्टेंस लेते हैं बेटा u, क्योंकि बिंब से यहाँ तक की दूरी लेते हैं u और प्रतिबिंब से यहाँ तक की दूरी ये लेते हैं, ये अपन लेते हैं बेटा v लेते हैं। साथ में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो लेते हैं वो लेते हैं अपन r लेते हैं। तो 3 डिस्टेंस आपके पास फाइंड आउट है। याद रहे बेटा चिन्ह परिपाटी के अनुसार अपन बाईं तरफ चलते हैं तो ये चिन्ह किसका लेते हैं, माइनस का लेते हैं, और ये दोनों किसके लेते हैं, अपन प्लस के लेते हैं। अपन इसको सिंपल अपन समझना चाहिए तो आप समझ सकते हैं कि ये ग्राफिकल मैथमेटिक्स के अनुसार इधर चलेंगे तो आपका जो एक्सेस आता है वो प्लस का आता है, इधर जाने पर जो एक्स आता है आपको माइनस का आता है, ऊपर जाने पर वाई प्लस का आता है, नीचे जाने पर माइनस का। पर ऊपर जो हाइट है वो अपने पास यहाँ पे काम नहीं आ रही है। तो आपकी ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ये आपकी u है और ये माइनस की होगी। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी v है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी r होती है। ये r क्यों, चूंकि ये वृत्ताकार ये जो केंद्र है, केंद्र से दूरी कितनी होती है, त्रिज्या होती है। ये अपने पास प्रतिबिंब है, ये आपके पास में बिंब है। तो इससे इस त्रिभुज में आपका ये जो आधार है और ये आपका लंब, अपन लाल बटावा कक्का यूज लेते हैं तो लंब और आधार के बीच में संबंध कौन बताएगा बेटा, tan बताता है। तो tan अल्फा बराबर होता है लंब अपॉन आधार। L कितना है बेटा, L आपका है mn अपॉन आधार, आधार कितना आपका ON। याद रखें जब यहां से देखो ये जो u है ना वो आपकी O से लेके P तक होती है, बट द्वारक छोटा होने पर ये P और N बिंदु एक ही बिंदु पर अपन संपाती मानते हैं, एक ही बिंदु पर व्यवस्थित मानते हैं। जब द्वारक आपका छोटा होता है तो जितनी O से लेके P की डिस्टेंस होती है उतनी ही O से लेके N की डिस्टेंस होती है। कभी द्वारक छोटा होने पे तो आप चूंकि जो OP है वो किसके बराबर है, ON के बराबर, और ON जो आपका है यहाँ पे ON है तो अपन ये लिख देंगे जो ON है ये OP के इक्वल है। OP किसके बराबर है, ये -u के इक्वल है। तो अभी
वैल्यू अपन पुट कर देंगे यहाँ पे। तो tan अल्फा 7 के अंदर अपन पास में क्या करेंगे बेटा, द्वारक छोटा होने पर जो tan अल्फा है उसके फिर वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट अल्फा के इक्वल मानते हैं अपन। तो यहाँ इसको तो अपन मानेंगे अल्फा के इक्वल, ये आपके पास में mn का mn आ जाएगा ऐसा कैसे, ये ON है, ON OP के इक्वल, OP माइनस यू के इक्वल है। इक्वेशन नंबर जिसको देंगे 5th इक्वेशन देंगे। ये इक्वेशन आपके आ चुकी है, 5th इक्वेशन आ चुकी है। अब बात करते हैं अपन ट्राइंगल, इसकी बात करते हैं MNC की, ट्राइंगल MNC से इस ट्राइंगल की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे फिर से ये आपका राइट ट्राइंगल बना है, ये आपका गामा एंगल है, गामा के सामने ये क्या बनेगा, लंब बनेगा, ये 90 के सामने क्या बनेगा, हाइपो बनेगा, बोले तो कर्ण बनेगा, ये क्या बन गया आपका बेस बन गया। अब त्रिभुजी MNC से गामा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो गामा की वैल्यू जो फाइंड आउट है, ये एंगल अपने पास गामा है, इसके सामने ये लंब बनेगा, 90 के सामने ये कर्ण बनेगा, एक जो बनेगा अपना आधार बनेगा। जब अपने ये यू लेते हैं तो त्रिभुज जो अपने पास में फिर से ये लंब बनेगा, तो यहाँ से अपने पास बनेगा tan गामा इक्वल होगा L/A होगा। बेटा L कितना अपने पास में, L अपने पास में MN है, और फिर से आधार आपके पास में कितना है, आधार आपके पास में NC है। बात करें जो आपका ये NC है वो किसके बराबर होगा, PC के इक्वल। तो NC है ये अपने पास में किसके बराबर होगा, PC, और जो PC है वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है। फिर से अपन यदि एंगल जो कम मानते हैं tan गामा है वो आपका गामा के इक्वल होगा अप्रोक्सीमेट, कब, द्वारक छोटा होने पर। ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपने पास क्या बन गया, ये बन गया आपके पास में गामा, ये बन गया आपके पास में MN अपॉन ये जो बनेगा वो आपके पास बनेगा NC PC के अपने पास R। क्वेश्चन नंबर देंगे बेटा, इसको अपन 6 देते हैं। अब ट्राइंगल यूज लेंगे अपन MNI से अपन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो त्रिभुजी MNI से, त्रिभुज MNI से अपन बात करते हैं बीटा, तो यहाँ पे लेंगे बेटा tan बीटा इक्वल MN अपॉन में ये जो आपके पास बनेगा वो NI बनेगा। और फिर से अपन बात करते हैं जो NI है वो आपके पास में किसके इक्वल होगा, PI, और PI आपके पास में क्या है V, और tan जो बीटा है वो फिर से आपके पास में बीटा के इक्वल हो जाएगा द्वारक छोटा होने का। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास में बन गया बीटा, ये आपके पास बन गया MN अपॉन ये जो वैल्यू है आपके पास में V है, इसको इक्वेशन नंबर देंगे अपन 7। देखो इक्वेशन नंबर 5 से आपको अल्फा मिल चुका है, एक इक्वेशन नंबर 6 से आपको गामा मिल चुका है, इक्वेशन नंबर 7 से आपको बीटा मिल चुका है। इन तीनों इक्वेशन से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 5th 6th एंड 7th पुट इन इक्वेशन नंबर 4th, 5th 6th 7th 4th पुट करेंगे। ये कौन है, अल्फा कितना बेटा, अल्फा आपके पास में है MN अपॉन माइनस गामा, ये आपके पास में है सॉरी हाँ यही है बिल्कुल। अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये रही MN अपॉन में, इनको आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। ये आपको अल्फा मिल चुका है, यहाँ आपको बीटा मिल चुका है, यहाँ आपको गामा मिल चुका है। अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अल्फा कितना है, ये आपके पास में है MN अपॉन में माइनस गामा। फिर कौन है बेटा प्लस, तो आप प्लस यूज करेंगे। गामा की वैल्यू अपने पास में MN अपॉन R है, तो ये हो गया आपके पास में MN अपॉन R, और बाहर आपके पास μ1 है तो अपन यहाँ पे μ1 यूज लेंगे। फिर आपके पास फिर से गामा की वैल्यू चाहिए, तो गामा कितना अपने पास में, गामा आपके पास में है MN अपॉन में R है, फिर माइनस का माइनस। अब आपको बीटा चाहिए, तो बीटा की जो वैल्यू हो कितनी है आपके पास में MN अपॉन में V है, और बाहर आपके पास μ2 मल्टीप्लाई है तो μ2 अपन ले लेंगे। कुल मिला के अपन ये जो इक्वेशंस है इनकी वैल्यू देख के अपन यहाँ पे पुट कर दी, आपके पास इक्वेशन आपके पास ये बनेगी। इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो ऊपर दोनों में माइनस चिन्ह कॉमन, सॉरी माइनस चिन्ह नहीं बेटा, MN कॉमन आ रहा है। यहाँ पर भी देखो MN, यहाँ MN, यहाँ पर भी MN, तो ऊपर MN से यहाँ पे कॉमन आएगा, कॉमन लेोगे तो यहाँ बनेगा, और ये आपका यू है वो ऊपर जाएगा, यू का जो साइन है माइनस वो ऊपर जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन यू प्लस का 1 अपॉन में R, MN मैंने कॉमन लिया, और साथ में μ1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा। यहाँ से अपन MN बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा 1 अपॉन में R, यहाँ 1 अपॉन में V, और ये आपका जो μ2 है वो बाहर मल्टीप्लाई में रहेगा। MN से MN अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर से क्या बचेगा आपके पास में, तो इस μ1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ μ2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा आपका μ1 अपॉन यू प्लस का μ1 अपॉन R इक्वल
ये इससे मल्टीप्लाई होने पर म्यू टू अपॉन में आर माइनस का म्यू टू अपॉन में वी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहां जो आर की वैल्यू हो एक तरफ लेंगे, बाकी अपन एक तरफ मल्टीप्लाई करने पे माइनस का म्यू वन अपॉन यू प्लस का म्यू वन अपॉन आर बराबर म्यू टू अपॉन में आर माइनस का म्यू टू अपॉन में वी होगा। एक काम करेंगे, यहाँ से जो आर की वैल्यू है वो एक तरफ लेंगे, बाकी एक तरफ ले लेंगे, तो ये यू और वी एक तरफ ले लो लेफ्ट साइड में। तो ये पहले से माइनस का है, तो माइनस का म्यू वन अपॉन में ये आपका यू है, ये इधर लेके आओगे तो किसका बनेगा, प्लस का म्यू टू अपॉन में वी बराबर ये यहीं पे रहेगा म्यू टू अपॉन में आर माइनस का म्यू वन अपॉन में आर। ये प्लस का है गया तो माइनस का हो गया, दोनों में कॉमन आ गया, म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन में वी बराबर वन अपॉन में आर म्यू टू माइनस का म्यू वन। इस इक्वेशन से अपन लेंथ समीकरण प्राप्त करते हैं। जो लेंथ समीकरण आगे चलेंगे ना अपन, तो वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू प्राप्त करेंगे, जिससे अपन लेंथ समीकरण कहते हैं। ठीक है।